नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब एक माहौल बनाया जा रहा है, वो चाहे ओपिनियन पोल हो, अलग-अलग उस पार्टी मतलब अलग-अलग संस्थाओं के ओपिनियन पोल से, और वो जो मैं जिस तरह से उसको देख रहा हूँ, वो केवल एक एक्सरसाइज है कि किसी तरह से कोशिश ये है कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आएगा तो मोदी ही। कुछ कर लो, आएगा तो मोदी ही। वो जो ईवीएम को लेके बात करिए या ओपिनियन पोल को लेके बात करिए कि आएंगे तो मोदी ही। जिस तरह की अभी जो विमर्श चल रहा है और जो कह रहे हैं, मैं उसको सिर्फ ईस्टर्न इंडिया की बात कर ले रहे हैं, और ईस्टर्न इंडिया में भी मैं खास करके दो स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो दो स्टेट इंडिया अलायंस के लिए सबसे अहम है, मैं कहूंगा। अगर सारी स्टेट को लें तो उसमें ये दो स्टेट बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ की जो लीडरशिप है वो अ, पूरी तरह से राष्ट्रीय राजनीति में उनका रोल और वो कहाँ पे फिट इन होते हैं ये भी समझ रही है, और उनके पास पर्याप्त नंबर की सीटें भी हैं। जैसे 42 सीट वाली वेस्ट बंगाल और 40 सीट वाली बिहार, तो दोनों मिलके 82 सीट्स केवल इन दो राज्यों से आ रही हैं। और इन दोनों राज्यों में बंगाल की बात करिए तो ममता बनर्जी जी, बिहार की बात करिए तो नीतीश कुमार जी। ये हो सकता है कि इंडिविजुअली किसी को भाई अच्छे लगते हो, किसी को नहीं अच्छे लगते हो, लेकिन ये सब लोग उस ब्रैकेट में जरूर है जिसको कहा जा सकता है जो सीरियस प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स। क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो यह है कि अगर बिल्ली के भाग से छीका टूट गया तो प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाएगी। मायावती जी को लगता है कि अगर मैं इस पोजीशन में आ गई कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, इतनी सीटें मेरे पास आ जाती हैं कि मेरे बिना कोई सरकार नहीं बना सकता है, तो फिर मैं बार्गेनिंग कर लूंगी। उनका कुछ ये है। हालांकि मैं किसी का नाम लेने से उन लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं कई बार पहले भी कहा हूं, छोटे राज्यों के छोटे दल में अगर केसीआर साहब मन में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सपना देख सकते हैं, तो किसी को भी हक है देखने का। जो बड़े राज्यों के नेता हैं, 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश में अगर कोई सोचता है कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर की रेस में हूं, तो ठीक है। अब इन 40 सीट और 42 सीट वाले दो राज्यों की बात कर लें। 42 सीट के जो वेस्ट बंगाल है, वहां पे कल हमारे अमित शाह साहब और नड्डा जी गए थे, और वहां पे अब वो एक नारा देके आए हैं कि इस बार 35 पार। तो अमित शाह साहब 42 सीटों में अब उनके हिसाब से वो 35 सीटें जीत के आएंगे। अगर इसको साधारण उसमें करिए तो ये वहां की कुल सीटों का अगर 6 हिस्सों में करें तो ये 5/6, मतलब 6 हिस्सों में ये 5 हिस्सा ये जीतने की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अमित शाह साहब ने बंगाल के जब विधानसभा इलेक्शन हो रहे थे, तब भी इस तरह के वादे भी किए थे, इस तरह की मेहनत भी की थी। उस समय वो 200 के पार जा रहे थे और सीटें आई थी कुछ 75, 76 या 73, 74। लेकिन उनका जो मुख्य मुद्दा था कि वो उससे पहले विधानसभा में जिस सीट से जहां से वो 72, 73 तक पहुंचे थे, तो उसको एक उन्होंने बड़ी छलांग बताया था। लेकिन उसका एक पक्ष ये है कि इसका मतलब जो अमित शाह साहब के बारे में बीजेपी के लोग खास तौर पे मानते हैं कि उनको एग्जैक्ट नंबर, उनको फ्रैक्शन तक नंबर पता होता है कि कहां पे कौन जीत रहा है। तो अगर अपने काडर को उत्साहित करने के लिए वो 200 सीट बोल रहे थे, उसकी 1/3 आई, सब मतलब 75 सीटें आई। तो इस बार ये मान के चलिए कि अगर वो 35 सीट बोल रहे हैं तो करीब उनको उनके हिसाब से 12 सीट तक बीजेपी की आ जानी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग 18 है उससे कम है। एस्टिमेट भी यही है। एस्टिमेट इसलिए ये है कि जो हमारा इंडिया अलायंस है, उसके जो प्रमुख 3 घटक हैं, और प्रमुख मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट घटक है। बंगाल में जो जो डिसाइड करेगा और जिसके ऊपर सारा दारोमदार टिका है, वो तृणमूल कांग्रेस है। और तीसरा घटक दल लेफ्ट है। लेफ्ट के साथ एक चीज मैं कहूंगा कि अ, उनमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है, वो बीजेपी को उनको हटाना है। उनकी अपनी विचारधारा में बिल्कुल क्लैरिटी कि उनको बीजेपी को हटाना है। और वो मैं एक बात की तरफ याद दिला दूं। पहली पार्टी अ, हुई है इस देश की, सीताराम येचुरी का बयान आया है और उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि उनको इनविटेशन मिला है राम जन्मभूमि के जो
प्राण प्रतिष्ठा हो रही है नए मंदिर की, उसमें आने का, लेकिन वो उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। और भाग नहीं ले रहे हैं उसके उन्होंने पूरे कारण गिनाए हैं। मुझे लगता है कि इस देश में जो सीताराम येचुरी का स्टैंड है वो हर पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड होना चाहिए, लेकिन वोट की राजनीति है, नैरेटिव से चलता है। राम, अब वो अगर मीनाक्षी लेखी जी कह रहे हैं राम जी जिनको बुलाए होंगे वही पहुंच पाएगा, तो इस तरह की बातों से अगर हम गवर्न हो रहे हैं, तो सीताराम येचुरी जी का कहना है कि स्टेट का किसी रिलीजियस फंक्शन में भाग नहीं लेना चाहिए। ये भारत के जब आजाद हुआ उसके बाद जब संविधान बना, तो नेहरू जी का भी उस समय ये स्टैंड हुआ था कि रिलीजियस फंक्शन आपका व्यक्तिगत मामला है, सरकार को किसी भी रिलीजियस फंक्शन के लिए उसका पार्टी नहीं बनना चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप में तो सभी लोग कहीं जाते हैं, व्यक्तिगत रूप में भाई जिसको जिस धर्म का है उस धर्म की अपनी बात करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। लेकिन सीताराम येचुरी का कहना है कि संविधान हमारा ये छूट नहीं देता है कि कहीं से भी स्टेट जो है वो धार्मिक उसमें धार्मिक इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा ले। संविधान का ये उनके हिसाब से गैर संवैधानिक है। मुझे ये बात अच्छी लगी, कम से कम उन्होंने ये स्टैंड लिया है। बात रेफरेंस हो रही थी, कभी कभी मुझसे लोग कहते हैं ना कि आप कहाँ की बात कहाँ ले, बात हो रही थी बंगाल की, और बंगाल में मुझे जो अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड है कम्युनिस्ट की वजह से पिछले कम से कम 20-25 साल में, उनके बारे में बाकी क्या कहा जाए, उन्होंने आजादी में क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन अभी कम्युनिस्टों की वजह से मैंने कोई गठबंधन टूटते हुए नहीं देखा। उनका यूपीए 1 में जब मनमोहन सिंह साहब ने न्यूक्लियर डील की थी तो उनका बिल्कुल साफ साफ स्टैंड था, इस वजह से उन्होंने वापस लिया था अपना सपोर्ट। लेकिन अदरवाइज सीट शेयरिंग के नाम पे मुझे कम सीट मिली, उनको ज्यादा मैंने कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी की, और वो कोई धड़ा हो सीपीआई सीपीएम सीपीआईएम को अलग होते हुए नहीं देखा है। इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल में अगर ये इंडिया गठबंधन काफी हद तक मतलब सीट शेयरिंग सेटल हो जाती है, और अगर 2-4 जगह फ्रेंडली कंटेक्स्ट भी हो जाता है, तब भी ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। और ऐसे में बीजेपी का 18 सीट का परफॉर्मेंस रिपीट करना तो करीब करीब इम्पॉसिबल है। वो कह रहे हैं कि वो 35 सीट के ऊपर लाएंगे, तो वो केवल अपने कैडर को उत्साहित करने के अलावा इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है। दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि जो आप अगर हाल के दिनों में देखिए तो ममता बनर्जी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ताल ठोक के बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हुई है। वो क्योंकि उनको अपनी स्टेट चलानी है, स्टेट चलानी है तो एक अपनी समस्याएं हैं जो केंद्र से के ऊपर आप कई चीजों के लिए आश्रित रहते हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज की इंडिकेशन नहीं दिया है। बहुत से बात निकला कि भाई वो जो धनखड़ जी को जब वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था। इसको मैं अगर 99% रूल आउट कर दूं, 1% मान भी लूं, तो उस नेगोशिएशन में अगर बंगाल को उन्होंने कुछ उसको बंगाल को कुछ एक्स्ट्रा दिलवाया, बंगाल के कुछ पुराने पेंडिंग पेमेंट्स रिलीज करवा दिए, तो इसमें क्या बात थी, खराब बात है। तो आज की तारीख में 42 में 18 भी होना मुश्किल है। बिहार में पूरे प्राण प्रण से लगी हुई है बीजेपी इस नैरेटिव को सेट करने के लिए कि ऑल इज नॉट वेल इन इंडिया गठबंधन। लेकिन अगर आपको याद हो, कल या परसों ललन सिंह भी अपने जब किसी मीटिंग से निकले तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ऑल इज वेल। अब मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जो एक चीज बार बार ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार गुस्सा है, नीतीश कुमार जा सकते हैं वापस। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी के बीजेपी या एनडीए में वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो अब वापस नहीं जा सकते हैं। वो गुस्सा होके अलग लड़ सकते हैं, गुस्सा होके घर बैठ सकते हैं, लेकिन वापस एनडीए में जाने का मुझे नहीं लगता है कि अब जरा भी स्कोप बचा है। 3 महीने बाद इलेक्शन है, घटनाएं अपने हिसाब से हो रही हैं। हालांकि बीजेपी किसी भी हद तक कुछ भी सेक्रीफाइस करके बीजेपी यहां तक कहेगी कि 40 सीट आप लड़ लीजिए और हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, हम सबको करेंगे। वो नीतीश को अगर बीजेपी का तो टॉप प्रायोरिटी आज ये होगी कि नीतीश किसी तरह से वापस आ जाए, तो जो जो आइडिया ऑफ इंडिया अलायंस है वही खत्म हो जाएगी।
तो बीजेपी के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो किसी तरह से नीतीश आ जाए। लेकिन मुझे, मेरी जो अपनी एनालिसिस है, उसमें ये चीज रूल्ड आउट है। ये चीज केवल ध्यान भटकाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, और हर व्यक्ति के ऊपर एक अविश्वास की का एक जनरल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए बीजेपी जिस तरह से ऑपरेट करती है, वो बीजेपी की का खेल है। बिहार में एक अच्छा डेवलपमेंट ये हुआ है कि कल बिहार के जो नेता थे उनकी कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हुई खड़गे साहब के साथ। और जैसी रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार बिहार कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कहा है कि भाई जितनी हमारी हैसियत होगी हमें उतनी ही सीट लड़नी चाहिए। हैसियत इन द सेंस जहां पे हम जीत सकते हैं। बिना नाम दिए एक नेता ने यहां तक कहा है कि अगर हम 4 सीट जीत सकते हैं तो हमें 4 ही सीट पे लड़ना चाहिए। हमें सीट को लेके कि हम ज्यादा सीट और हम पार्टनर और वो पार्टनर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है वो 4 से 6 सीट के बीच में बिहार में कांग्रेस लड़ेगी। 40 सीट है, 17-17 सीट पे जनता दल यू और आरजेडी को होना चाहिए 34 सीट। 6 सीट में कांग्रेस और सीपीआईएमएल को भी वहां एक दो सीटें देनी होंगी। कन्हैया भी सीपीआई से लड़ना चाहेंगे। तो मतलब वो बहुत मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सीट की वजह से कहीं दिक्कत नहीं होगी। जो कांग्रेस का जिस तरह का अभी ऑफिशियल बयान कहीं नहीं आया है, लेकिन जिस तरह का अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं, उधर कांग्रेस के अजय राय जी उनका जवाब दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चीजें कम से कम वर्किंग लेवल पे बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन बिहार में वर्किंग लेवल पे जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के आपस में एक दूसरे के प्रति कोई विरोधाभास का बयान नहीं है। वहां पे जो काम कराया जा रहा है वो बीजेपी के प्रॉम्प्ट पे कर रहे हैं कि उनकी अपनी खुंदक है इसलिए कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर साहब कर रहे हैं। प्रशांत किशोर साहब सुबह से शाम तक अपनी कोई एनालिसिस लगा के बताते रहते हैं कि नीतीश कुमार की वजह से क्या क्या नुकसान होगा। अब उनकी अपनी खुंदक है, अ, वो उस खुंदक को जाहिर जाहिर करते रहते हैं। और जैसा मैंने कई बार कार्यक्रमों में कहा है, हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि जो भी पॉलिटिकल, शायद मैं उसको नहीं कहता हूं, नहीं तो हर पॉलिटिकल व्यक्ति के पास वो वो इलाज होता है कि अगर उसके इलाज को राहुल गांधी मान ले तो कांग्रेस का बेड़ा पार, अगर उसकी दिए हुए नुस्खे को नीतीश कुमार मान ले तो नीतीश कुमार का बेड़ा पार। कुछ इस तरह की बात हर आदमी कहता है। प्रशांत किशोर जी के जो बयान आ रहे हैं वो लोडेड है। उसको एक मतलब एक जिसको कहते हैं ना एक एजेंडा के तहत कह रहे हैं। अब वो एजेंडा उनका अपना है कि वो स्पॉन्सर्ड है, ये बताना बड़ा मुश्किल बात होगी। लेकिन वो बयान निष्पक्ष तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है। बिहार का मैं इसलिए और थोड़ा बता दे रहा हूँ, 40 सीट में 17 सीटें बीजेपी के पास है, 5 सीटें एलजेपी के पास है, जो मोर और लेस अब बीजेपी का ही पार्ट है। तो ये मान के चलिए कि 40 में 22 सीटें तो आज बीजेपी के पास है। अब उस 22 सीट को मुझे कहीं से भी जो अभी की स्थिति है, हालांकि बीजेपी ने, ये फैक्ट है कि पिछले 5-6 महीने में जो बिहार में जहां उसको एक दो से जहां बोहनी होने की मुश्किल थी, जहां पे जब शुरू शुरू में नीतीश कुमार आए और इंडिया अलायंस बना था, तब ऐसा लगता था कि शायद 1 आध सीट, 2 सीट, 3 सीट बीजेपी के आएंगी। वो नंबर्स बढ़े हैं आज की तारीख में, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से बहुत गतिविधियां अभी नहीं हुई हैं, तो उस वजह से वो नंबर्स बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बार इंडिया अलायंस भी मैदान में अगर ठीक से आके बिहार में मतलब जिसको कहते हैं प्रचार के लेवल पे अगर कूदेगा, तो तय बात है कि उसके पास बीजेपी के मुकाबले इंडिया अलायंस के पास वर्कर संगठन, नैरेटिव, ये सब कई गुना ज्यादा है बनिस्बत बीजेपी के। बिहार की मैं बात कर रहा हूं। तो अब बिहार में 10 का आंकड़ा इज ऑन अ वेरी, वो बहुत बड़ी साइट है। 10 का आंकड़ा, दहाई में बीजेपी का बिहार में जाना मुश्किल होगा। लेकिन अभी की स्थिति में वो 2-3 सीटों से आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि जो मेरा मेरा अंदाज है वहां पे कोई उसको चैलेंज नहीं हो रहा है। तो ये 2 राज्यों में बीजेपी की दिक्कत है। एक 14 सीट की का राज्य झारखंड भी है, उसको भी ईस्टर्न इंडिया के साथ जोड़ लेना चाहिए।
और वो मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि अ, झारखंड में कोई मेरे ख्याल में 11 सीटें बीजेपी की थी 14 में। इस बार वो रिपीट होना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि उनको बहुत उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू जी भी उसी एरिया से आती हैं, आदिवासी उनको लगता है उनके पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन ग्राउंड पे वहां का गठबंधन ज्यादा इंटैक्ट बिहार की तरह है। वहां पे एक झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी फोर्स है, कांग्रेस वहां पे है, वहां पे आरजेडी और जेडीयू के भी अपने पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंसेस है, वो एक छोटी छोटी जगहों पे उन लोग भी हैं। तो झारखंड की 54 सीट, मतलब झारखंड बिहार की मिला के 54 सीट और 42 सीट वेस्ट बंगाल, कुल 96 सीटों में बीजेपी अगर अगर मेरे हिसाब से एक चौथाई सीट ले आती है तो वो उसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। पर 24-25 सीट लाना विल बी अ गुड परफॉर्मेंस अगर इन इन 96 सीट से लाती है। अ, आगे, और क्योंकि यहाँ पे एक और चीज है, इन तीनों राज्यों में का जो नेतृत्व इस समय है इंडिया अलायंस का, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और यहाँ पे मैं जब नीतीश कुमार कह रहा हूँ तो मैं साथ में आरजेडी की भी बात कर ले रहा हूँ। आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम और उधर तृणमूल कांग्रेस, ये सब मैच्योर है। ये सब ये समझते हैं कि असली खतरा क्या है, और उस खतरे को अगर ये साथ लेके नहीं मतलब उसका मुकाबला करेंगे तो इन सब के लिए ना केवल लोकसभा, इनके लिए अपनी विधानसभा, अपनी स्टेट चलाने में भी दिक्कतें होंगी। तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ईस्टर्न इंडिया में बीजेपी चाहे कुछ भी नैरेटिव सेट कर ले किसी के साथ भी, लेकिन उसकी दाल इन 3 राज्यों में गलने वाली नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।